हाँ तो बच्चों आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड की थ्योरी समाप्त कर चुके थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बात कर रहा है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की और जानना चाह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। तो तरीके से समझाऊँ अगर मैं, तो नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर था अपना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो ग्राफ बनाया था मैंने कुछ इस ढंग से बनाया था। यहाँ डिस्टेंस ली थी r और यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था E। डिस्टेंस यहाँ कहीं ना कहीं रेडियस के बराबर हो गई थी। सरफेस आउटसाइड के लिए स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा था और इनसाइड के लिए स्मॉल r लेस देन था। ठीक है ना। अगर बात करूँ आउटसाइड की तो फील्ड का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू KQ/R²। इस जगह पर जो फॉर्मूला था वो था KQ/R²। और जो अंदर वाले पार्ट में सॉलिड स्फीयर में, अगर जो स्फेरिकल सेल था उसमें तो अंदर 0 था और जो सॉलिड स्फीयर था उसमें E का सूत्र आया था KQ/R/Q। क्लियर। तो ग्राफ से देखा जाए तो देखो जैसे जैसे आप सरफेस की ओर बढ़ रहे हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है और ये मैक्सिमम कहाँ हो जाती है, सरफेस पर, उसके बाद वापस से घट जाती है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगी, सरफेस पर। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एट सेंटर, बिटवीन पॉइंट ऑफ द सरफेस एंड द सेंटर, एट सरफेस, एट इनफाइनाइट। तो आंसर होगा बच्चों इसका एट सरफेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चाहे वो स्फेरिकल सेल हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, कहाँ होगी, हमेशा सरफेस पर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी डेंसिटी एट ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, U और V इसका सिंबल भी कह सकते हैं अपन। दो सूत्र आए थे, पहला था σ²/2ε0। एनर्जी डेंसिटी निकालने का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है σ²/2ε0, या इसका एक फॉर्मूला और है 12ε0 E²। इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो जो आंसर मुझे देना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कौन सा आंसर ठीक रहेगा, सेकंड वाला। ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है 12ε0 E², वेयर ε0 इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन हुए हमारे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.2 मीटर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग ईच वर्टिकल वर्टेक्स ऑफ द क्यूब वोल्ट/मीटर इज। बात ऐसी है कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब की आपको साइड दी हुई है। वैसे क्यूब की साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट डजंट डिपेंड साइज ऑफ गॉसियस सरफेस। ठीक है ना। देखो दोबारा ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन, आप एक क्यूब मान लीजिए, ये लो, ठीक है ना। इसकी साइड हमें दे रखी है जो भी है 0.2 मीटर। इसके सेंटर पे जो चार्ज रखा है, कितना बोलता है मैंने, सेंटर पे चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम। जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम वो रखा हुआ है क्यूब के सेंटर पे, और हमें इसके हर वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब सरफेस, और क्यूब में कितनी सरफेस हैं, 6। अगर मैं बात करूं क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स की, तो याद करो एक कंडीशन थी कि जब चार्ज गॉसियस थ्योरम पढ़ी है ना अपन ने, तो गॉसियस थ्योरम क्या कहती है कि जो फाई है किसका, क्यूब का, वो होगा Q/ε0। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं फ्लक्स हर सरफेस की, कितने सरफेस है इसमें, 6, तो ये जो Q/ε0 है ना, ये 6 सरफेस का फ्लक्स है और हमें एक सरफेस का चाहिए। तो एक सरफेस का कितना आएगा इसके हिस्से में, Q/6ε0। इससे आप आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो फ्लक्स निकल करके आएगा, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम,
1 माइक्रो कूलम का मतलब हुआ 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 6 इंटू 8.85 10⁻⁻12। सॉल्व करके देखें इसको कितना आएगा, देखिए 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे, -6 पहले से बैठा हुआ है तो ऊपर बचेगा 10⁻6। अगर 2 जीरो अलग लिख करके क्या इसको मैं 10⁻4 लिख सकता हूं, और नीचे देखना मल्टीप्लाई करो इसे, 6 5 जा 30 0 3 और 8 6 जा 48 और 3 49 51 असल 5 अच्छा 48 और 5 है 53 शायद, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट, अब इसे डिवाइड कर लो तो आंसर, अब जैसे लगभग इसको 53 को 50 मान के देखो ना तो 2 दिख रहा है, पर 2 आंसर ना होकर 2 से कुछ कम होगा 1 पॉइंट समथिंग। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर है 2 के आसपास 1.88 10⁻4, यही सही आंसर है 1.88 10⁻4 वोल्ट इंटू मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दोबारा समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। चार्ज जो है वो घन के सेंटर पर रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल क्यूब है उस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स को होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में कितनी सरफेस हैं, 6। हमें हर सरफेस का यानी हर वर्टेक्स का चाहिए, तो इसका आंसर आएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम जमा दी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 जमा दिया। तो जो सॉल्व करके आंसर आया वो कितना आया, 1.88 इंटू 10⁻4 वोल्ट इंटू मीटर। लिखो जल्दी, चलो इसको जल्दी से लिखिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके पूरा ढंग से नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू आर प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड ए क्यूब। आपको वापस से एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं जिनका चार्ज दिया हुआ है प्लस माइनस क्यू। इसके अंदर 2 डाइपोल जमा दो, ये लो, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। दूसरा डाइपोल भी जमा दो, बोले ये लो, इस पर भी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, 2 डाइपोल है, ठीक है ना। 2 डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू आर प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड ए क्यूब, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लीविंग द क्यूब विल बी। कहानी ऐसी है कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए इसने, और जानना चाह रहा है कि इस क्यू से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वापस से वही क्वेश्चन, क्यूब का पूछ रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसका, क्यूब का, अकॉर्डिंग टू गॉसियस सरफेस फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मतलब नेट चार्ज बाउंडेड बाई गॉसियस सरफेस। अब बात करें बच्चों हम सिग्मा क्यू की, ध्यान से देखना, वैसे मैंने आपको लिखा रखा है कि जब भी हम सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे हमेशा सिग्मा क्यू कितना आएगा, 0। जोड़ के देख लो, जितने भी चार्ज है सबको जोड़ो, प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ो, कितना आएगा 0। इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू को जोड़ो, कितना आएगा 0। तो इस क्यूब के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। और अगर बच्चों यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 जमा दी जाए तो फाई क्यू कितना आ जाएगा, 0। और ये बात आपको मैंने नोट भी लिखा रखा है कि जब भी गॉसियस सरफेस के अंदर इसने 2 रखे हैं, ये 200 रख दे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितने भी डाइपोल रख दिए जाएं, क्योंकि हर डाइपोल के लिए सिग्मा क्यू कितना आता है, 0। तो जितने भी ये डाइपोल रखेगा उन सब के लिए सिग्मा क्यू कितना आएगा, 0। और जब तक किसी गॉसियस सरफेस का सिग्मा क्यू 0 होगा उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना आएगा, 0। ठीक है, नोट करो चलो इसको। अच्छा, ये और कंफ्यूज करने के लिए एंगल दे दे कि 2 डाइपोल 60 डिग्री एंगल पर हैं, बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 0। डाइपोल का नाम लेते ही आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, सुनिए। ऑन गिविंग ए नेगेटिव चार्ज टू ए सॉफ्ट बबल इट्स रेडियस
ऑप्शन दे रखे हैं डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज और इनसफिशिएंट डाटा। ध्यान से देखो, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास सोप का बबल है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है वो बोल रहा है कि एक सोप बबल है, मतलब साबुन का बुलबुला है, ये लो, है ना, गोल मान लिया मैंने पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो सोप बबल है वो हमेशा स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इस सोप बबल को अगर मैं चार्ज दूं तो इसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से, ये सोप बबल द्वारा बनाया वही सेम साइज का है, बड़े छोटे थोड़ी, वही है सेम साइज, है ना। अब आप इसको अगर चार्ज दोगे तो बच्चों सोप बबल को जब हम चार्ज देंगे ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस यूनिफॉर्मली। जितना भी आपने चार्ज दिया है, मैंने आपको हेडिंग बढ़ाई है, फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर, तो वहीं से स्टार्ट किया था मैंने कि जब भी कोई कंडक्टर लेंगे और उसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हमने सोप बबल लिया, उसको चार्ज दिया, तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसकी सरफेस पर। अब आप इस सरफेस को स्मॉल एलिमेंटों में तोड़ दो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो बच्चों। तो चूंकि आपको पता है कि लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, धक्का देगा, ये इसको रिपल्स करेगा, ये इसको रिपल्स करेगा, ये सब आपस में क्या करेंगे, रिपल्स। और इस रिपल्स की वजह से सरफेस का हर एक पॉइंट, सरफेस का हर एक पॉइंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक प्रेशर या फोर्स महसूस करेगा। दोबारा सुनना, जब आपने सोप बबल लिया, उसको आपने चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। अब अगर आप स्मॉल एलिमेंट मानते हो तो हर एलिमेंट अदर्स एलिमेंट को रिपल्स करेगा, धक्का पड़ेगा, सब एक दूसरे में धक्का देंगे। और धक्का देने का मतलब क्या होगा कि कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम इसकी जो साइज है ना वो बढ़ जाएगी। चलो इसे डायग्राम दिखा दूं, पहले ये था, और अगर हर पॉइंट को पकड़ पकड़ के खींचूं तो कुछ देर बाद इसकी साइज यहां आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम सोप बबल को चार्ज दें तो उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट आएगा, इट्स रेडियस इंक्रीज। आंसर क्या होगा कि व्हेन वी चार्ज ए सोप बबल, अच्छा वो चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किताब में नेगेटिव बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव में भी तो रिपल्सन फोर्स होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज दीजिए चाहे नेगेटिव चार्ज दीजिए, उसकी रेडियस हमेशा इंक्रीज होगी। तो आंसर लिख लेना कि व्हेन वी चार्ज ए सोप बबल इट्स रेडियस इंक्रीज। ठीक है, नोट कर लो, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 6, पढ़िए। ए चार्ज Q इन ए स्पेयर एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाउ मच वुड बी द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ रिड्यूसिंग द रेडियस टू इट्स हाफ। कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहना चाह रहा है कि एक गॉसियस सरफेस है स्फेरिकल, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्फेरिकल गॉसियस सरफेस है, इसकी रेडियस आप कुछ भी अज्यूम कर लो, दिमाग में R मान लो, इसके अंदर चार्ज कितना है Q, ठीक है ना। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा आपके हिसाब से, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q नेट चार्ज कितना है Q और नीचे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इस गॉसियस सरफेस जो स्फेरिकल है इसकी रेडियस को हाफ कर दूं, मतलब इसको छोटा बना दें, ये लो, पहले रेडियस R मानी थी ना, अब रेडियस कितनी मान लूं इसकी, R/2। चार्ज अभी भी Q रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, कितना चेंज आएगा। तो बच्चों इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं फाई डैश नाम दे दूं तो फाई डैश का सूत्र भी तो वही होगा, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा Q अभी भी, ध्यान से देखो, आपने इसकी साइज छोटी की है पर जो नेट चार्ज है वो तो अभी भी Q ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कहानी यहां तक। पहले भी आंसर कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब आपने उसकी रेडियस हाफ कर दी अभी भी आंसर कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये निकला कि इफ वी चेंज साइज ऑफ गॉसियस सरफेस, अगर हम गॉसियस सरफेस की साइज को छोटा बड़ा कर दें तो इससे फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आंसर है रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, इस बात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटों में लिखाया था गॉसियस थ्योरम में कि इफ वी चेंज साइज ऑफ गॉसियस सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट,
उस पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं आता है। नोट करो चलो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम इज। आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 कूलाम। चार्ज कितना है, 1 कूलाम, और आपको उस सरफेस का वैक्यूम में फ्लक्स निकालना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी सरफेस मान लो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, इसके अंदर चार्ज है, यूनिट चार्ज बोले तो 1 कूलाम, और आपको इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 1 कूलाम, जो नेट चार्ज है वो यूनिट चार्ज है, और यूनिट चार्ज का मतलब कितना होता है, 1 कूलाम। सिग्मा क्यू की जगह 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर है। थोड़ा और तरीके से लिखूं इसको, तो क्या इसको एप्सिलॉन नॉट इनवर्स लिखा जा सकता है? देख लो कौन सा आंसर ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक यूनिट चार्ज है किस सरफेस में, ठीक है, और उससे रिलेटेड या उससे लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपसे जानना चाह रहा है। आपने गॉसियस थ्योरम लगाई, फ्लक्स के इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस सरफेस में जो चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज जो है वो 1 कूलाम है, तो मैंने सिग्मा क्यू की जगह 1 कूलाम रखा, नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर निकल के आया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ठीक है, नोट करो जल्दी चलो। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, अपन एक साथ देखेंगे दोनों क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार ढंग से, ताकि हम दोनों में कंपैरिजन कर सकें कि डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, आप क्या कह रहा है, पढ़े सब। रेडियस ऑफ 2 स्पेयर वी ए एंड वी। आपको 2 स्पेयर दिए हुए हैं, ये लो, इसका नाम ये मान लो चलो, और इसका नाम मान लो आप बी। इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल ए है, और इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल बी है। हमारे पास 2 स्पेयर हैं, एक की रेडियस स्मॉल ए है और दूसरे की रेडियस स्मॉल बी है। आगे पढ़ो। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट देयर सरफेस ऑन चार्जिंग दिस सेम सरफेस चार्ज कांस्टेंट क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कांस्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं यहां लिख दूं क्या कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, और आपको बच्चों रेशियो चाहिए किसका, E1 का और E2 का। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे पास 2 स्पेयर हैं, कंडक्टिंग स्पेयर हैं दोनों, एक की रेडियस स्मॉल ए है, एक की रेडियस स्मॉल बी है। सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए। इसकी मैंने E1 मान ली, इसकी मैंने E2 मान ली, तो मुझे E1 बटा E2 चाहिए। और कांस्टेंट क्या दे रखा है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ो। द रेडियस ऑफ 2 कंडक्टिंग स्पेयर आर ए एंड बी। वही 2 सेम कंडक्टर हैं, इसका नाम ए मान लिया, इसका नाम बी मान लिया, इसकी रेडियस स्मॉल ए है, इसकी रेडियस स्मॉल बी है। ठीक है, दे आर चार्ज बाई इक्वल चार्ज। इनमें क्यू कांस्टेंट है बच्चों। पहले वाले में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, और दूसरे वाले में चार्ज कांस्टेंट है, तो इनकी सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए। देखो दोनों क्वेश्चन काफी हद तक एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस सुन लेना, क्योंकि ये लैंग्वेज का ही खेला हुआ इस क्वेश्चन में। आपको 2 स्पेयर दिए हुए हैं ना, पहले की जो रेडियस है वो ए है, और दूसरे की जो रेडियस है वो कितनी है, बी। दोनों ही क्वेश्चन में, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चंस में आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डिफरेंस किस चीज का है, पहले वाले में सिग्मा कांस्टेंट है और दूसरे वाले में क्यू कांस्टेंट है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 9 तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। आप जानते हो कि 4 कंडक्टिंग स्पेयर
अगर कंडक्टिंग स्पेयर है तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ क्यू। अगर हम चार्ज की टर्म में बात करें, कोई भी स्पेयर हो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। आपको पता है कि चार्ज कांस्टेंट है, क्यू इज कांस्टेंट, देन के इज ऑल्सो कांस्टेंट, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? आपको क्या चाहिए बच्चों? E1 अपॉन E2। तो E1 अपॉन E2 कितना बन जाएगा? R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब R2 रेडियस ऑफ स्फीयर 2 एंड R1 रेडियस ऑफ स्फीयर 1। तो 2 की रेडियस है B और 1 की रेडियस है A, इसका स्क्वायर कर दो। तो जो E1 रेशियो E2 निकल करके आएगा बच्चों, वो निकल करके आएगा V स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, दो स्पेयर दिए हुए थे, एक की रेडियस स्मॉल ए थी, एक की रेडियस स्मॉल बी थी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। कंडक्टिंग स्पेयर है, चार्ज कांस्टेंट है, देन E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट, देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। R2 और R1 की वैल्यू जमाई, उत्तर आ गया, खेल खत्म। ये समझ में आया सबको? बात करें इस क्वेश्चन की, फॉर कंडक्टिंग स्पेयर, अब जो मुझे आंसर चाहिए ना वो चाहिए इन टर्म ऑफ सिग्मा, इन टर्म ऑफ सिग्मा, क्योंकि कांस्टेंट सिग्मा है। तो जब मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई थी फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टर, तो मैंने कहा था कि कैसा भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, अगर आप बात कर रहे हो सिग्मा की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अगर आप चार्ज की टर्म में बात कर रहे हो तब तो फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए मैंने दोनों को पहले लिया क्वेश्चन को, है ना। और अगर आप बात कर रहे हो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सिग्मा की टर्म में आपको कुछ चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड इट्स रेडियस। अगर आप सिग्मा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी अपने आप में कांस्टेंट है, सिग्मा और कांस्टेंट है, तो ई तो फिर पूरा कांस्टेंट हुआ ना, ये किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। तो E1 रेशियो E2 जो डिपेंड ही नहीं करता है, तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। देखो थोड़ा सा अंतर है, पर गलती होने की पूरी संभावना है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तब तो फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज कांस्टेंट है, देन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो E1 बटा E2 आएगा वो रेशियो आएगा V स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर। और अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब जो आंसर आएगा वो आएगा 1:1। नोट करो चलो दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों भाई। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द ग्राफ बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद 1/r ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज। एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज मतलब वायर की बात करवा रहा है, और वायर के लिए आपको E और 1/r का ग्राफ खींचना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए पहले ध्यान से। बात करवा रहा है ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कह दो चलो, ठीक है ना। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जब हमने पढ़ा था तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया था 2 लैम्बडा के अपॉन आर। याद करो, जब हमने एक वायर पढ़ा था उस वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया था वो आया था 2 लैम्बडा के अपॉन आर। 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट एंड लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहां समझने वाली बात यह है, अगर मैं बात करता हूं E की और R के ग्राफ की, दोनों ग्राफ बनाता चलो मैं आपके लिए।
अगर मैं बात करता हूं यहां तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां लो मैं डिस्टेंस, जैसा कि आपको मैंने नोट्स में बनवाया था, तो आपको देख रहे होंगे कि ई और आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो बच्चों ये ग्राफ तो हुआ किसका, ई और आर का, पर हमें क्वेश्चन में ई का वेरिएशन स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, हमें ई का वेरिएशन 1/r के रेस्पेक्ट में पूछा है, 1/r। तो देखो ई और 1/r तो प्रोपोर्शनल है, ई स्मॉल आर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर ई 1/r के तो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है? तो हमारा ये आंसर है। मैंने दोनों ग्राफ बना दिया आपको समझाने के लिए। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि वायर की बात करवा रहा है, वायर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया है वो आया है E बराबर 2k λ/r। ठीक है, तो मैंने देखा कि E और R, अगर मैं बात चर्चा करता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या R, देन ग्राफ आपका पहले वाला मिलता। और अगर आप बात कर रहे हो E की और 1/r की, तो बच्चों E और 1/r तो प्रोपोर्शनल है, फिर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल करके आएगा। तो राइट आंसर ये होगा, जिस ऑप्शन में ये होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, फिर यहां आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, दोनों को फिर एक साथ लिख लेना, समझ लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम बना रखा है इसने। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये आपका एक कोई क्यूब दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक। ये जो एंगल है इनके बीच का ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ई वेक्टर। अब देखो समझने वाली बात ये है, आपसे पूछ रहा है कि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें एक सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है, दोनों ही बोर्ड के प्लेन में है। ई वेक्टर भी बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो सरफेस रखा हुआ है ये भी बोर्ड के प्लेन में है। तो बच्चों इस सरफेस का डीएस वेक्टर कहां होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जरा इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। ई वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड वेयर इज एस वेक्टर। एस वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ई वेक्टर तो बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और एस वेक्टर बच्चों बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ई वेक्टर और एस वेक्टर में जो थीटा निकल करके आएगा वो 90 डिग्री है। और जरा थीटा की वैल्यू 90 जमा के देखो, ये आएगा ई एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना आता है 0। मीन्स इसका जो फ्लक्स आएगा, इस सरफेस का जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना आएगा 0। क्लियर है, नोट करो। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक है ना। ये आपके 11 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये आप नोट्स में ढंग से ऐड कर लेना। अगली जो वीडियो होगी उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा देंगे, और फिर नेक्स्ट टर्न से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, है ना, इसको नोट कर लो। थैंक यू।